हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में। आज मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के विषय चित्रकला कक्षा 11 का अध्याय 7 भारतीय कांस्य प्रतिमाएं के भाग 2 को पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि इससे जो पूर्व का जो वीडियो है भारतीय कांस्य प्रतिमाएं के भाग 1 को भी आप जरूर देखें, जिससे आप जो अध्याय है उसे पूरा अच्छे से समझ सकें। और इसी अध्याय का मैं एक पार्ट और बनाऊंगी, भाग 3, उसको भी देखें। तो इन तीनों वीडियोस को जब आप देख लेंगे तो आपका जो अध्याय 7 है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं ले चलती हूँ भाग 2 के अंतर्गत। भाग 2 में है बौद्ध धर्म की कांस्य प्रतिमाएं। अब हम देखेंगे, इससे जो पूर्व का वीडियो था उसमें हमने समझा था कि ये जो कांस्य प्रतिमाएं हैं, एक तो ये कांस्य धातु है क्या, कांस्य प्रतिमाओं को बनाने की तकनीक क्या है, साथ ही भारत में जैन धर्म की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो कैसी कैसी बनी है और वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, उनकी विशेषताएं क्या थी, इन सभी बातों का वर्णन मैंने पूर्व के वीडियो में कर दिया था। अब मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बौद्ध धर्म की कांस्य प्रतिमाएं, कि भारत में बौद्ध धर्म की कांस्य प्रतिमाएं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं और उनका समय क्या था। तो ले चलती हूँ मैं आपको बौद्ध धर्म की कांस्य प्रतिमाओं की तरफ। तो बौद्ध धर्म की कांस्य प्रतिमाएं मुख्य रूप से उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं। तो 3 राज्यों के यहाँ पे नाम मेंशन है, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। और इनका जो समय है वो है 5वीं से 7वीं शताब्दी। इसका अर्थ होता है गुप्त काल व उसके बाद का समय। तो 5वीं से 7वीं शताब्दी, और प्रमुख केंद्रों के नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। अब मैं ले चलती हूँ आपको बौद्ध धर्म की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं उनकी विशेषताओं की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इनकी विशेषताएं हैं उन्हें मैंने बिंदुवार आपके लिए तैयार किया है, पॉइंट बनाए हैं, जिससे आप इनकी विशेषताओं को अच्छे से समझ सकें और याद कर सकें। तो पहली विशेषता में मैंने बताया है भगवान बुद्ध को संगति यानी भिक्षुओं के परिधान वेशभूषा से कंधे को ढका हुआ दिखाया गया है। तो विद्यार्थियों, आप देखिए कि आपने कभी बौद्ध भिक्षुओं को देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि बौद्ध भिक्षु है अपने कंधे पर एक वस्त्र रखते हैं, एक शॉल जैसा वस्त्र होता है जिसको एक हाथ के नीचे से लेते हुए और दूसरे हाथ के कंधे के ऊपर उसको वो लोग ओढ़ते हैं। तो उसी तरह का जो वस्त्र है उसे संगति कहा जाता है, और उसी संगति को भगवान बुद्ध की मूर्ति में पहने हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे। आकृति में मानव शरीर को बड़ी चतुराई से बनाया है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। भगवान जो बुद्ध की मानव आकृति है उसमें शारीरिक जो अनुपात है, शरीर के अलग अलग अंगों का जो अनुपात है वो बहुत ही सही है, और श्रेष्ठतम रूप में भगवान बुद्ध की मूर्ति का यहाँ पे निर्माण किया गया है। साथ ही उनके जो अंग प्रत्यंग हैं वो बहुत ही कोमल बनाए गए हैं। उनके चेहरे पर बहुत ही गंभीरता का भाव है, और शांत भाव में भगवान बुद्ध का यहाँ पे निर्माण किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो विशेषता है उसका दूसरा बिंदु। तो सबसे पहले हम दूसरे बिंदु पे जाएंगे। उसमें मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि जो बौद्ध धर्म की जो कांस्य प्रतिमाएं हैं वो किस तरह की बनती थी। तो गुप्त कालीन व वाकाटक कालीन कांस्य मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं थी कि वे सुबाह्य थी। सुबाह्य का अर्थ होता है अर्थात उन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता था। यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे उस समय के, जिस समय गुप्त काल चल रहा था या वाकाटक काल चल रहा था, 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य के जो भिक्षुक थे वो कांस्य मूर्तियाँ बनाते इसलिए थे और कि वो भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन मूर्तियों को ले जा सकें और अपनी पूजा के लिए बौद्ध विहारों में कहीं पर भी स्थापित कर सकें। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि गुप्त काल की मूर्तियां थी, उनकी दूसरी विशेषता है कि वो सुबाह्य थी। सुबाह्य का अर्थ होता है बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते थे। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम कि ये जो कांस्य मूर्तियां हैं बौद्ध धर्म की वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। हालांकि हमने पहले भी पढ़ा वो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है, और दूसरा स्थान पढ़ा, जो राज्य का नाम पढ़ा वो था बिहार, तीसरा था महाराष्ट्र।
अब हम देखेंगे कि बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से केंद्र थे, स्थानों के नाम हैं। तो उत्तर प्रदेश में है धानेसर, खेड़ा और सारनाथ, और बिहार के है सुल्तानगंज, नालंदा और कुर्कीहार, और महाराष्ट्र के है फोफनार। इसका अर्थ हुआ कि यह जो तीन जो स्थान दिए हुए हैं, तीनों स्थानों के अलग अलग केंद्रों के नाम भी आपको लिखने होंगे जब इनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा या फिर यहाँ के केंद्रों के बारे में पूछा जाएगा। तो हम ये इस बात को क्लियर हो लें कि कांस्य जो धातु है उसमें बनी बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं वो किन किन स्थानों से प्राप्त हुई हैं। तो इनका स्थान है उत्तर प्रदेश का धानेसर, खेड़ा और सारनाथ, बिहार का सुल्तानगंज, नालंदा और कुर्कीहार, और महाराष्ट्र का फोफनार। अब हम चौथी विशेषता पे आएंगे। अब हमने इन विशेषताओं में जहाँ जहाँ से कौन कौन सी मूर्तियाँ इसकी कांस्य धातु में बनी बौद्ध की जो मूर्तियाँ बनी हैं उन मूर्तियों को हमने यहाँ पे समझाया है और उनका वर्णन किया है। तो उत्तर प्रदेश में धानेसर, खेड़ा से प्राप्त बुद्ध की कांस्य प्रतिमा तथा मथुरा से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा के परिधान की तहें या सलवटें एक जैसी है, बल्कि सारनाथ से प्राप्त कांस्य प्रतिमा में तहें या सलवटें दिखाई ही नहीं देती। अब ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति बनी हुई है कांस्य धातु में बनी हुई है और यह मूर्ति हमें सारनाथ से प्राप्त हुई है। यह इस मूर्ति के बारे में हम कहेंगे सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा। तो ये जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है इसमें इसका वर्णन किया गया है कि जो धानेसर, खेड़ा और मथुरा से जो बुद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई उनके वस्त्रों में तहें और सलवटें थी, परंतु सारनाथ से प्राप्त बुद्ध मूर्ति में तहें और सलवटें दिखाई नहीं दे रही। मैं इस चित्र को जूम करती हूँ और आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये जो भगवान बुद्ध का जो पहले इनकी विशेषताओं की बात आई थी कि बहुत ही सुकोमल बनाया गया है और अंग प्रत्यंगों को जो निर्माण है वो बहुत ही अनुपातिक है। तो आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध का चेहरा कितना शांत भाव में गंभीरता का भाव लिए हुए, शरीर को कितना सुकोमल और बहुत ही सुंदर बनाया गया है, चेहरे पर आध्यात्मिकता के भाव है। और जिस संघाती की बात मैं कर रही थी पूर्व में, वो एक ऐसा वस्त्र है जो इस हाथ के, इस कंधे के, इस हाथ से नीचे होते हुए और दूसरे कंधे के ऊपर गिरता हुआ एक वस्त्र है, परंतु इसमें सलवटें नहीं दिखाई गई हैं, सलें नहीं दिखाई गई हैं। इस वस्त्र का अंकन यहाँ पे एक लाइन के द्वारा और इस हाथ और इनके शरीर के बीच में ये जो बंद है वो एक कपड़े के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो धातु के अंदर, कांस्य धातु के अंदर भी इतना सुंदर तरीके से यहाँ पे इस मूर्ति को बनाया गया है और ये जो मूर्तिकार है उसने इस इतना सुंदर तरीके से उसको ढाला है जिसकी विशेषता अभी हम पढ़ रहे हैं। अब मैं आगे ले चलती हूँ अगली विशेषता की तरफ। अब हम देखेंगे कि बिहार के सुल्तानगंज से जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी विशेषता पढ़ेंगे। तो बिहार के सुल्तानगंज से जो प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की कांस्य प्रतिमा है वो बहुत बड़े आकार की है। हम कह सकते हैं कि कांस्य धातु में बनी भगवान बुद्ध की यह सबसे बड़ी प्रतिमा भारत से प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा को विशेष रूप से परिष्कृत शैली की गुणवत्ता के साथ बनाया गया है। अब मैं आप इस मूर्ति को दिखाऊंगी। यह जो मूर्ति है वो बहुत ही परिष्कृत है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस मूर्ति को मूर्तिकार ने बनाया है। आप देखेंगे भगवान बुद्ध को कितने शांत रूप में, शांत भाव में बनाया गया है। इनके सिर के ऊपर जो केश हैं वो बहुत ही घुंघराले और गुच्छेदार हैं। एक ये जो वस्त्र पहना दिखाया गया है इसे भी संघाती ही कहा जाता है और इसमें यहाँ पे सलवटें दिखाई गई। इस वस्त्र के ऊपर आपको सलवटें दिखाई दे रही होंगी। तो सलवटों को बनाया गया है। शरीर के अंगों को कितना सुकोमल बनाया गया है। खड़ी मुद्रा में भगवान बुद्ध को बनाकर और हाथ को अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए हमें यहाँ पे मूर्तिकार ने इस मूर्ति को बनाया है। अब इसका वर्णन हमने पढ़ लिया था। अब मैं आगे बढ़ती हूँ आपको पॉइंट 6 की तरफ कि महाराष्ट्र से फोफनार। महाराष्ट्र का एक स्थान है फोफनार, वहाँ की मूर्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ से भी बुद्ध की कांस्य प्रतिमा मिली है तो उसका वर्णन पढ़ेंगे। महाराष्ट्र के फोफनार से भी वाकाटक कालीन बुद्ध कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जो कि कलात्मकता की दृष्टि से गुप्तकालीन प्रतिमा के समान ही है। अभी हमने ये जो मूर्ति देखी थी सुल्तानगंज की मूर्ति, ये भी गुप्तकालीन मूर्ति थी और इसमें जो मूर्तिकार ने
सारे नियमों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया, बहुत ही गुणवत्ता के साथ और एक श्रेष्ठ शैली के रूप में इस मूर्ति को यहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो इसी तरीके से बहुत ही अच्छे विशेषताओं के साथ वाकाटक काल में भी गुप्त काल के समान ही बहुत ही सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ और उनमें भी भगवान बुद्ध को भिक्षु के वस्त्रों के रूप में संगति पहने हुए अभय मुद्रा में बनाया गया। अब मैं आपको ले चलती हूँ आगे के पॉइंट। बिहार के नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों से भी 9वीं शताब्दी के आसपास पाल राजवंश के दौरान भी कांस्य की ढलाई की एक नई तकनीक विकसित हुई थी। तो हमने पहले पढ़ा उत्तर प्रदेश के स्थानों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सुल्तानगंज जो बिहार के जो एक स्थान है वहाँ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा ये जो मूर्ति है सारनाथ की मूर्ति के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बिहार के नालंदा से प्राप्त बौद्ध धर्म की एक और मूर्ति का यहाँ पे हमें प्राप्त हुई है। और ये जो मूर्ति है वो पाल राजवंश के समय की है, ये थोड़े बाद की है, 9वीं शताब्दी की है। 9वीं शताब्दी में भी भारत में कांस्य की ढलाई की मूर्तियाँ बनाई जाती थी और नालंदा के पास कुर्कीहार में भी गुप्त काल में श्रेष्ठ कांस्य मूर्तियाँ बनी थी। अब मैं बताऊंगी आपको इसकी एक विशेषता इसमें और जोड़ी गई है। विशेषताओं में है कि यहाँ पे भिन्न भिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ बनी हैं। हमने पूर्व में देखा सारनाथ में हमें बैठे हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई, फिर हमें ये जो सुल्तानगंज है, सुल्तानगंज से हमें भगवान बुद्ध की खड़े हुए अभय मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई। इसी तरीके से यहाँ पे भिन्न भिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ मिली हैं। तो अभय मुद्रा में खड़े हुए बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। उनमें मुख्य प्रतिमाएं हैं चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा। ये जो चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की जो कांस्य प्रतिमा है वो त्रिभंगी मुद्रा में है। इस मूर्ति में भगवान जो हैं अवलोकितेश्वर हैं उनको 3 भंग में इसमें यहाँ पे निर्माण किया गया है। मुख्य रूप से हम देखेंगे त्रिभंगी मुद्रा में स्त्री आकृतियाँ ही बनाई जाती है, जो देवियां हैं उन्हीं की मूर्ति बनाई जाती है, परंतु यहाँ पे चतुर्भुज अवलोकितेश्वर हैं उनकी मूर्ति को भी त्रिभंगी मुद्रा में बनाकर पुरुष आकृतियों में यह प्रतिमा श्रेष्ठ प्रतिमा कही जा सकती है। त्रिभंगी मुद्रा की वजह से और शारीरिक अनुपात और श्रेष्ठतम गुणों की वजह से ये जो मूर्ति है चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की मूर्ति ये श्रेष्ठ मूर्तियों में अपना स्थान रखती है। अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये जो कांस्य की जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं उसमें सिर्फ भगवान बुद्ध की ही मूर्तियां नहीं बनी, साथ ही साथ यहाँ पे देवियों की मूर्तियां भी बनी। तो देवी की मूर्तियों में यहाँ पे हम देखेंगे एक मूर्ति है तारा देवी की मूर्ति। इस मूर्ति को मैं आपको दिखाऊंगी। यह जो मूर्ति है तारा देवी की मूर्ति एक आसन पर विराजमान यहाँ पे दिखाया गया है। पीछे भी सिंहासन यहाँ बना हुआ है। आसन में नीचे यहाँ पे कमल की पंखुड़ियाँ बनाई गई है और जो पीछे प्रभा मंडल है उसमें भी बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। ये जो तारा देवी है इनके हाथ में एक कमल नाल है और ये दूसरा हाथ जो है वो अभय मुद्रा में है। बहुत ही सुंदर मूर्ति ये कांस्य धातु में ढाली गई है। अब मैं ले चलूँगी आपको देवियों की मूर्तियों की तरफ। तो बौद्ध धर्म में देवियों की भी पूजा की जाने लगी। इनमें मुख्य रूप से तारा देवी को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया तथा उनके साथ एक टेढ़ी कमलनाल उगी हुई है एवं तारा देवी के दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में दिखाया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो आपका पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अध्याय 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उन प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया है। आप दोनों वीडियोस देखें और इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से खुद से हल करें। पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से इनके उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं, जो पूरा वीडियो बनाया है, वो प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दिया जाए उसी हिसाब से मैंने उनको व्यवस्थित करके बनाया है। तो मैं अब आपको ले चलती हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिनके उत्तर आपको स्वयं को खोजने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं, जिससे आप पूरे अध्याय को अच्छे से समझ सकें। तो प्रश्न 1 है, कांस्य धातु किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर वीडियो ये जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक, ये चारों जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको मिलेंगे
पार्ट 1 से। ये जो अध्याय 7 है, 7 का जो पार्ट 1 है, तो इसके उत्तर, ये जो प्रश्न संख्या 1 से लेके 4 तक के उत्तर आपको मिलेंगे पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 को देखेंगे, समझेंगे, तो उसमें आएगा कांस्य धातु एक मिश्र धातु है जो तांबा, जस्ता और टिन से मिलकर बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में कांस्य धातु की मूर्तियों में किस तकनीक का प्रयोग होता था? तो इसका जो उत्तर है वो भी हमें मिलेगा पार्ट 1 से। उसका वीडियो देखें आप अच्छे से। तो भारत में कांस्य धातु की मूर्तियां बनाने की जो तकनीक है उसे लुप्त मोम प्रक्रिया कहा जाता है और इंग्लिश में उसे लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, लुप्त मोम प्रक्रिया किसे कहा जाता है? इसका मूर्ति बनाने में कैसे प्रयोग होता है, समझाइए। तो एक बहुत ही एक विस्तृत सा वर्णन है कि लुप्त मोम प्रक्रिया किसे कहा जाता है, इसका वर्णन देखेंगे और इससे मूर्तियाँ कैसे बनती है इसको आपको पूरे अच्छे से समझाना है। तो जो वर्णन मैंने लुप्त मोम प्रक्रिया का जो कर रखा है, पूरा का पूरा उत्तर आपको इस प्रोसेस में लिखना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट आंसर हो पाएगा। तो वीडियो देखें, अच्छे से इसके नोट्स लिखें और इस जो प्रश्न संख्या 3 है उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, जैन धर्म की कांस्य मूर्तियों का वर्णन करो। तो जैन धर्म में बनी कांस्य की जो मूर्तियां हैं उसका वर्णन भी पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें आएगा, आप वहां से देखें और वर्णन लिखें। प्रश्न संख्या 5, संगति किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि संगति, भगवान बुद्ध की जो विशेषताएं पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि एक वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है भगवान बुद्ध को, जिसे संगति कहा जाता है। एक हाथ के नीचे से दूसरे कंधे को ढकते हुए एक वस्त्र बनाया गया है, जिसे यह वस्त्र है ना वो शॉल के रूप में होता है, उसे संगति कहा जाता है। तो इसका पूरा आप उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 6, ये सारे के सारे प्रश्न इन 2 वीडियो से संबंधित है। अगला जो वीडियो होगा पार्ट 3 इसी चैप्टर का, उसमें उस पार्ट से जो पार्ट 3 से रिलेटेड जो हिंदू धर्म की कांस्य मूर्तियां हैं या नटराज की मूर्ति है उससे संबंधित जो वीडियो होगा, उसी वीडियो में उसी से संबंधित प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगी। प्रश्न संख्या 6 में है, बौद्ध धर्म की कांस्य प्रतिमाएं किन किन केंद्रों से प्राप्त हुई हैं? तो इसके उत्तर में होगा कि कांस्य जो प्रतिमाएं हैं बौद्ध धर्म की 3 स्टेट्स के मैंने नाम बताए थे। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा है महाराष्ट्र, और उन तीनों के अलग अलग स्थान भी बताए थे, केंद्र भी बताए थे। तो आप वीडियो पूरा अच्छे से देखें और वहाँ से आप उत्तर लिखें और याद करें। स्टूडेंट्स, ये वाले प्रश्न बनाने का मुझे विचार इसलिए आया कि जो कमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं कि मैडम आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएं। तो मैंने आपकी मदद में ये वाले प्रश्न बनाए हैं। आप मेहनत करें, पूरा वीडियो देखें और इनके नोट्स लिखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी अंत में मैं आपको ये जो वीडियो है इसके PDF कहाँ से मिलेगा, नोट्स कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्म में, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि मेरी वेबसाइट है www.drawingtheory.com, वहाँ से आप उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, बौद्ध धर्म की कांस्य प्रतिमाओं की विशेषताएं लिखिए। तो ये जो विशेषताएं हैं इस वीडियो में जो मैंने बताया है कि बौद्ध धर्म की कांस्य विशेषताओं को मैंने 8 पॉइंट्स में बताया है, तो उसको पूरा लगभग पूरा आपको वर्णन लिखना है। ये वर्णनात्मक प्रश्न है, बहुत ही लंबा प्रश्न है, तो इसका वर्णन आप इसको पूरा ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है ड्राइंग थ्योरी RBSC आगे भी आपके लिए वीडियोस लाता रहेगा। आप बहुत मेहनत करें, अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। आपको PDF चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। खूब पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।